स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं और ये मुद्दा उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो पीएचडी करना चाहते हैं, है ना? पीएचडी करना चाहते हैं या वो पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप जब भी पीएचडी में एडमिशन लेने जाएँगे, तो आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद आप जब उसमें पास हो जाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है ना? आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। और इस साक्षात्कार के लिए आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल, है ना? रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना पड़ता है या इसको सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? सिनॉप्सिस। तो ये बनाना पड़ता है, ये कंपल्सरी है, ये आपको सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि आपसे वो लोग पीपीटी माँग लेते हैं, पीपीटी फॉर्म में माँग लेते हैं, है ना? वही पीपीटी। तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये अभी नया ट्रेंड आया है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। सिनॉप्सिस माँगा करते थे, रिसर्च प्रपोज़ल माँगा करते थे, लेकिन अब ये इसके साथ-साथ सिनॉप्सिस के साथ-साथ पीपीटी भी माँग लेते हैं। अब मैं आज आप लोगों को इसी बात पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपकी पीपीटी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? कैसी बनाएँ? कैसे बनाएँ? और क्या-क्या इसके अंदर मैटर होगा, है ना? क्या, क्या मैटर होगा इसके अंदर? तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ आज हम समझेंगे पीपीटी क्योंकि आप जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे है ना? तब भी आपको ये चाहिए होगा पीपीटी। फिर अब जब आप कोर्स वर्क करते हैं, तो भी आपको पीपीटी वो माँग लेते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं जो, ठीक है ना? कोर्स वर्क के दौरान। और उसके बाद आपकी जब आरडीसी होती है, आरडीसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका मतलब टॉपिक डिसाइड होता है, टॉपिक पास होगा, ठीक है, या फेल होगा, ठीक है? या फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा, एडिटिंग होगी, है ना? एडिटिंग होगी। तो उस समय भी आपको आरडीसी के लिए एक पीपीटी चाहिए होगी सिनॉप्सिस की, ठीक है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अगर ये नहीं होगा तो आपका पीएचडी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? आपका पीएचडी नहीं हो पाएगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने इसके अंदर अपना वीडियो कैप्चर जो है वो ऑफ कर रखा है। मेरी तस्वीर नहीं आएगी, सिर्फ आवाज़ ही आएगी, है ना? तो उसी से काम चलाना। दोस्तों, ये फर्स्ट पेज होता है, ठीक है ना? यहाँ पे आपका एक शीर्षक होता है और आपका जो शोध छात्र होंगे, ठीक है ना? आपका नाम होगा यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन संख्या होगी यहाँ पे, ठीक है ना? ये मैंने स्टार स्टार कर रखा है क्योंकि मैं अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पहले तो आपका टॉपिक आ जाएगा, ये थोड़ा आप बोल्ड में और थोड़ा बड़े बड़े में लिखना, ठीक है ना? आज़ादी के 75 वर्ष और उसका घरेलू हिंसा, ठीक है ना? तो ये मैंने जल्दी में बनाया है, कोई ऐसा नहीं है, ये टॉपिक किसी का नहीं है और अगर किसी के टॉपिक से अगर मिलता हो ये, तो मैं उसके लिए उससे सॉरी बोलूँगा, सॉरी, ठीक है ना? ये मैंने अपने मन से ये एक बनाया है कि किस तरह से पीपीटी तैयार करने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपने 2 डिटेल लिख दी, विजय कुमार और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना? उसके बाद आपके शोध पर्यवेक्षक कौन है? मतलब आपके गाइड। तो ये मेरे गाइड हैं डॉक्टर इंद्रमणि। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे डॉक्टर इंद्रमणि जैसे गाइड मिले। उन्होंने मुझे अनुशासन से ज़्यादा उन्होंने मेरे को आज़ादी दी है कि मैं अपना पीएचडी एक स्वतंत्र होके कर सकूँ, ठीक है ना? कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं अपने दिमाग को पूरा सेंटर से लेके लेफ्ट, राइट चारों तरफ अप, डाउन अप करता हूँ, सोचता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ और फिर सर के साथ डिस्कस करता हूँ
और सर मुझे इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो होता ये है कि ज़्यादातर गाइड क्या करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को बांध देते हैं, एक दायरे के अंदर, एक सीमा के अंदर बांध देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मेरे प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रमणि जो हैं, वो मेरे को पूरी आज़ादी देते हैं कि मैं किसी भी विषय पे स्वतंत्र रूप से सोच सकता हूँ, ठीक है ना। कहीं भी मेरे प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर इंद्रमणि, वो अपने मूल्य नहीं घुसाते हैं और मेरे को भी इस चीज़ से रोकते हैं कि भाई मैं भी किसी पक्षपात से बचा रहूं, ठीक है ना। जब आप पक्षपात से बचते हैं, आप अपने मूल्य अपने रिसर्च में नहीं घुसाते हैं, तो आपका रिसर्च अच्छा रिसर्च माना जाता है, ठीक है ना। अभी हमारे प्रोफेसर जी का नाम आ गया, डॉक्टर इंद्रमणि जी। आपको अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इनसे मिलिएगा और आपको बहुत सारी नॉलेज और अच्छी गाइडेंस आपको वो ज़रूर देंगे। प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान विभाग, यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया है, VSSD कॉलेज कानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। तो ये जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आपका हमारे जहाँ से हम हमें जहाँ पे गाइड अलॉट है और जो हमें कॉलेज अलॉट है, ठीक है ना, जो कॉलेज और गाइड अलॉट है ना, ये उसकी डिटेल आ गई, ठीक है ना। ये वहाँ पे वो डिटेल आ गई और ये हमारा जो विश्वविद्यालय है उसका लोगो है, यूनिवर्सिटी का लोगो होगा, ठीक है ना। एक लोगो यहाँ पे लगा देना साथियों। और यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान विभाग, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ठीक है ना। पीपीटी का कोई स्टैंडर्ड एक मानक नहीं होता है, ठीक है ना। एक कोई स्टैंडर्ड या कोई एक मानक नहीं होता है, हर कोई अलग अलग बनाता है। कुछ लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, पहले गाइड की डिटेल दे देते हैं और यहाँ पे नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस PhD लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि रजिस्ट्रेशन होता है और PhD यहाँ पे लिखा होता है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे संख्या आती है। और नंबर 2, ये वाला जो PPT प्रेजेंटेशन होता है, ये सिर्फ PhD के बच्चों का ही होता है, तो ज़्यादा डिटेल डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे ये अपनी नहीं, एक फोटो डाल रखी कि किस तरह से ये आदमी जो है इस महिला को पीट रहा है, मार रहा है, ठीक है ना। बहुत गलत काम है ये। और तो ये जो फोटो है ना, पिक्चर, ये क्या कर रही है, शीर्षक के बारे में बता रही है, शीर्षक के बारे में कुछ कुछ बता रही है, ठीक है ना, कि भाई 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के और फिर भी घरेलू हिंसा जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। पीपीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप इसके शब्द में ही जाके देखेंगे तो पावर पॉइंट, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो पावर का मतलब क्या हो गया, शक्ति। पॉइंट का मतलब बिंदु या केंद्र या सेंटर, है ना, बिंदु। और प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतिकरण। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बिंदु की शक्ति का प्रस्तुतिकरण, क्या, बिंदु की शक्ति का प्रस्तुतिकरण, की शक्ति का प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। तो आपको जो भी कुछ लिखना है, आपको बहुत छोटे में एक बिंदु की तरह लेके चलना है, ठीक है ना। आपको अब आप सिनॉप्सिस की तरह इसमें काम नहीं कर सकते, सिनॉप्सिस की तरह इस पे काम करना मना है, ठीक है ना। ये होता है, आप जब अपने प्रोजेक्ट को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना, आप अपना सिनॉप्सिस रखेंगे, आपकी सिनॉप्सिस पे चर्चा करने के लिए आधे घंटे का वक्त नहीं होगा किसी के पास। तो आप क्या करेंगे, पीपीटी के माध्यम से आप अपने सिनॉप्सिस को या अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल छोटा कर देंगे, ठीक है, छोटा कर देंगे, महत्वपूर्ण बिंदु रखेंगे और फिर उसको आकर्षक ढंग से, ठीक है ना, आकर्षक तरीके से उसको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। यही होता है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों देखिए कैसे मैंने इसके अंदर एक छोटे से में ही फटाफट एक तो शीर्षक डाल दिया अपनी, और अपना रजिस्ट्रेशन का डिटेल डाला है, हमारे गाइड जो है उनके बारे में डिटेल डाला है और यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है, और एक छोटा सा
पिक्चर, अगर पिक्चर मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पावर पॉइंट में पिक्चर होना बहुत अच्छी बात होती है। आपका जो प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, वो आकर्षक बन जाती है। तो एक मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये फर्स्ट पेज हो गया। आपको इस तरह से बनाना है, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट आपका जो ढांचा रहेगा फर्स्ट पेज का, लगभग यही डिटेल वहां पे होनी चाहिए। दूसरे पेज के अंदर हमने प्रारूप बनाया है कि भाई इसके इस पीपीटी के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो एक प्रस्तावना होगी, साहित्य समीक्षा होगी, उद्देश्य होगा, अनुसंधान प्रश्न होंगे, अनुसंधान पद्धति होगी, परिकल्पना होगी, अनुसंधान का महत्व, क्या क्या परिणाम इसके निकल सकते हैं, और आपका रेफरेंसेस, ये सारे होंगे। अब दोस्तों इसमें ये हो सकता है, ये प्रस्तावना तो खैर वन पे ही रहती है, साहित्य समीक्षा भी दूसरे पे, यहाँ पे इनमें आगे पीछे हो सकता है। हर एक यूनिवर्सिटी है ना, हर एक यूनिवर्सिटी कुछ आगे पीछे करके इनको मांग सकती है, ठीक है ना, आगे पीछे कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे करेंगे पीछे करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है उद्देश्य पहले आ जाता है और रिसर्च क्वेश्चन है ना, वो पहले आ जाते हैं, साहित्य समीक्षा बाद में आती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमने समस्या हमें पहले मिल गई और हमने फिर उस पर साहित्य समीक्षा की, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़े। और कई बार ऐसा होता है कि हमने पहले साहित्य समीक्षा की और फिर हमको वहां से रिसर्च क्वेश्चन या उद्देश्य हमको मिले। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसका कोई, मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसका कोई स्टैंडर्ड बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से आगे पीछे करके इसको करती है। लेकिन ये जो पॉइंट है सारे के सारे, ये सारे पॉइंट लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में इसको इसी को यूज करती है, आगे पीछे कर सकती है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है कि किसी को गायब कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब प्रस्तावना आपको कैसे लिखनी है। अब महिला के संग जो हिंसा या घरेलू हिंसा है, उस पर एक बहुत विस्तृत लंबा चौड़ा 4-5 पेज का की प्रस्तावना लिखी जा सकती है, लेकिन पीपीटी के अंदर हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पे गौर करना है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो ये आजादी से कई सैकड़ों वर्ष पहले, ठीक है ना, हाँ, कबीर के टाइम में जाके देखते हैं तो वहां पे भी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने महिला समानता के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई सारे कार्य किए। उसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए तो उन्होंने भी कई सारे काम किए, ठीक है ना, सती प्रथा को उन्मूलन कर दिया, ठीक है। तो उसके राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, विवेकानंद, इस तरह से बहुत सारे विचारकों ने कुछ ना कुछ उन्होंने अपना योगदान दिया है, लेकिन हम उसको यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारी प्रस्तावना बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमें मेन मेन बिंदु निकालने हैं, ठीक है ना, जो उन बिंदुओं को रखना है जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, ठीक है ना, आसानी से इसको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि परेशानी क्या है, ठीक है ना, कि परेशानी क्या है और ये बच्चा क्या करना चाहता है। तो ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। तो मतलब कि हमारे देश में महिलाओं को उसी समय मताधिकार प्राप्त हो गया था जब हमारा देश आजाद हुआ था। और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 और 42 महिला समानता और स्वतंत्रता से संबंधित हैं, ठीक है, ये हम हर कोई जानता है। 1975 से प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में महिला आयोग की स्थापना 1992 में ये गलती हो गई, ठीक है ना, तो की गई थी। कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको आप नजरअंदाज कर देना, जल्दी जल्दी में बनाया गया है ये। कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्स जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है ना, और वॉइस टाइपिंग में तो और ज़्यादा सिचुएशन होती है। महिला की स्थिति सुधारने के लिए कई सारे प्रयास आज़ादी से पूर्व किए गए, जैसे आज़ादी से पूर्व वाले हमने लिख दिए, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पर रोक, बालिका हत्या पर रोक आदि, ठीक है ना, आदि लगा दिए, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, हम लिख नहीं सकते। आज़ादी के बाद दहेज प्रथा पर सख्त कानून बनाया गया, तो दहेज प्रथा पे हमने एक सख्त, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए, ठीक है, तो वो भी मेंशन हो गया। उसके बाद 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन में 1/3 आरक्षण दिया गया, ताकि महिलाओं की स्थिति को और ज्यादा सशक्त किया जा सके। महिलाओं को सशक्त व शोषण मुक्त करने के लिए सरकार ने और भी कई तरह के प्रयास किए हैं, जैसे लिंग जांच के लिए कठोर दंड, ठीक है ना, तो ऐसा कानून बनाया गया कि लिंग जांच अगर कोई करता है या करवाता है तो फिर क्या होगा,
उसको दंड मिलेगा। ठीक है, लाडली योजना ये दिल्ली के अंदर चलाई गई थी। महिला हेल्पलाइन नंबर हो गई। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून बनाए गए थे। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति मार्च 2001 में लागू की गई, ये किया गया। ठीक है जी। पर आज के संदर्भ में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले महिला शोषण का मुद्दा जोर शोर से उठाया था भाई, और उसमें कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, तो मतलब प्रधानमंत्री जो हमारे अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाकर क्या किया था, महिलाओं का वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। तो ये तो सारे काम हुए थे। ठीक है ना। अब आज की स्थिति क्या है, इतना काम होने के बावजूद भी क्या स्थिति है, परंतु आजादी के 75 वर्ष बाद भी महिलाएं अपने अधिकार से वंचित हैं और शोषण व हिंसा का शिकार हो रही हैं। दोस्तों, हमने ये सारी बात करते करते क्या किया, हमने अपनी समस्या यहाँ पे स्थापित कर दी। क्या कर दी, हमने अपनी समस्या स्थापित कर दी। और यहाँ पे एक हमने तथ्य डाल दिया, एक डाटा डाला है, सेकेंडरी डाटा है ये। 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 6,900 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए थे। ठीक है ना, क्या, घरेलू हिंसा के। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि काम तो इतने हुए, बातें भी खूब हुई हैं। ठीक है, खूब प्रयास भी किए गए हैं। और ये महिलाओं का जो मुद्दा है ये क्या था, आपका चुनावी मुद्दा भी था 2014 के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, हिंसाएं उनके संग 75 वर्ष बाद भी हो रही हैं। और 6,900 मामले जो दर्ज किए गए हैं, ये एक तथ्य है। ठीक है ना, ये एक डाटा है जो चीख चीख के कह रहा है कि हाँ, महिलाओं की संग समस्या है, घरेलू हिंसा एक समस्या है और इस पर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसे हमने अपनी समस्या को महिलाओं की स्थिति को प्रस्तावना में बताया, उनके लिए क्या क्या कार्य हुए थे उनको दर्शाया, और किस तरह से हमने आखिरी में उस समस्या को स्थापित कर दिया जो हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो हमारे इस पीपीटी का और सिनॉप्सिस का हिस्सा है। तो इस तरह से आपको प्रस्तावना लिखनी है। ज्यादा लंबा चौड़ा पीपीटी में कभी भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब साहित्य समीक्षा। दोस्तों, मैंने एक ही साहित्य समीक्षा लिखा है क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है, मुझे कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं देना है। इस वजह से सिर्फ मैंने एक ही रिव्यू लिटरेचर किया है। आपको इस तरह से रिव्यू लिटरेचर करना है। ठीक है ना, और भी कई सारे तरीके हैं। आप एक लाइन में पहले आपने एक का कर लिया, फिर दूसरे का कर लिया, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कॉलम बना लेना, मैं भूल गया बनाना। ठीक है ना, वहाँ पे नंबर 1 डाल सकते हो। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, तो 4 कॉलम हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा सीरियल नंबर का, यहाँ पे शोध पत्र का नाम, कि आप जो शोध पत्र है, ठीक है, या जो पूर्व में पहले काम हुए हैं, ठीक है ना, तो आप शोध पत्र लिख दीजिए, इतना पर्याप्त है। यहाँ पे वर्ष आ जाएगा, किस वर्ष में वो पब्लिश हुआ था, और यहाँ पे विवरण। अब कैसे करेंगे, शोध पत्र का नाम, महिला मानव अधिकारों के सबलीकरण में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास। ये किसने लिखा है, ये प्रिया तिवारी ने लिखा है। बस इतनी डिटेल यहाँ पे डालेंगे, बाकी डिटेल हम रेफरेंस में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, सारे बाकी पूरी की पूरी डिटेल हम रेफरेंस में डालेंगे। ठीक है ना, पूरी डिटेल कहाँ डालेंगे, रेफरेंस में डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे। ठीक है ना, जब हम लास्ट में रेफरेंस लिखेंगे तो वहां पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखेंगे, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, शोध पत्र का नाम और किसने दिया है, ठीक है, और किस वर्ष में दिया है, अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई ऐसा उसके अंदर नहीं है। अब विवरण में क्या है, विवरण में आपको एक तो लिखना है कि भाई प्रविधि क्या थी, प्रविधि क्या थी, आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्या आया मतलब रिजल्ट, निष्कर्ष क्या निकाला उसने, निष्कर्ष। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है ना, लिमिटेशंस, ठीक है ना, वो भी आपको इसमें वर्णन करना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्णनात्मक शोध किया, मतलब इन्होंने जो अब तक महिलाओं की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो कार्य किए हैं उसका वर्णन किया है। ठीक है, क्या किया है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो जो प्रयास किए हैं उनका यहाँ पे वर्णन कर दिया। ठीक है, और इतिहास से कुछ घटनाएं ली गई हैं, इतिहास के कुछ कार्य लिए गए हैं, तो ये ऐतिहासिक शोध हो गया। क्या हो गया, एक तो वर्णनात्मक शोध है एवं ऐतिहासिक शोध। ठीक है, ये दो तरह का शोध इसने यूज किया। तो हमने लिख दिया वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक शोध विधि।
इसके अंदर द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग है, बस इतना ही लिखेंगे इसमें द्वितीय। अब इसको द्वितीयक आंकड़ों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे अगर वो एक्सपर्ट पूछेंगे कि भाई द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, तो आप डिफाइन कर देना कि सर वो आंकड़े जो क्या बोलते हैं हमारे द्वारा ना एकत्रित करके किसी अन्य के द्वारा एकत्रित किए गए हैं और हम उनको दोबारा पुनः यूज करते हैं, वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। और वो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं सर जो हम फील्ड में जाके खुद से एकत्रित करते हैं। द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं ये भूतकाल के आंकड़े होते हैं, इनकी विश्वसनीयता कम होती है, उतनी नहीं होती है जितनी प्राथमिक आंकड़ों की होती है। तो इस तरह से आप लिखोगे शोध में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग। आपसे पूछेगा वर्णनात्मक शोध क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से किसी घटना का वर्णन कर दिया जाता है, तो वो वर्णनात्मक होता है। और ऐतिहासिक क्या होता है, ये भूतकाल की किसी घटना का हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। ये नहीं लिखना है इसके अंदर कि वर्णनात्मक शोध क्या है, ऐतिहासिक शोध क्या, नहीं, ये कभी नहीं लिखना पीपीटी के अंदर में। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर वर्णनात्मक शोध इस तरह का होता है, द्वितीयक शोध इस तरह का होता है, नहीं, ये चीज कभी भी नहीं लिखी जाती पीपीटी के अंदर में। अब ये इसने क्या निकाला है ना, इसने इसके अंदर किया क्या है, इसने संयुक्त राष्ट्र के संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों का वर्णन किया। इसने जैसा कि इसका वर्णनात्मक शोध है, इसने सिर्फ यही किया था कि इसने जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो जो कार्य किए गए थे उनका वर्णन कर दिया इसने। तो ठीक है भाई, ये इसके अंदर निष्कर्ष था इसका। अब इसके अंदर लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो प्राथमिक आंकड़ों का अभाव है, क्योंकि इसने द्वितीयक आंकड़ों पे काम किया है। प्राथमिक आंकड़े होने चाहिए, प्राथमिक आंकड़ों से आपकी शोध की विश्वसनीयता बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोई सुझाव नहीं दिया, है ना, इनको कुछ अपने भी सुझाव देने चाहिए थे। आपने इसके लिए कम से कम 20-25 रिसर्च पेपर पढ़े, है ना, पेपर पढ़े। तो जब आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो कुछ आपकी अंतर्दृष्टि भी कहती है कि भाई ये चीज थी, ये बिंदु छूट गया था और इस पे काम होना चाहिए, या मेरे ये सुझाव हैं, ठीक है, इनसे हो सकता है, ठीक है ना। सुझाव देना एक अच्छे रिसर्च पेपर की या एक अच्छे शोध की खासियत है, ठीक है ना, वो जरूर होना चाहिए, इस तभी तो बदलाव आएगा। आप सुझाव नहीं देंगे तो बदलाव कैसे आएगा। तो इस तरह से ये आपको इसमें ये काम करना है, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ एक आपका ये लिया है, ठीक है ना। आपको कम से कम 8 से 10 इस तरह के रिव्यू करने हैं, रिव्यू लिटरेचर करना है, ठीक है ना। ठीक है, कम से कम 8 से 10 होना चाहिए, ठीक है। 2 पेज में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेज में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 8 से 10 रिव्यू लिटरेचर इसके अंदर होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स के हो तो अच्छा है, ठीक है ना, 5 ईयर्स के होने चाहिए ये। ऐसा नहीं कि आप उठा के क्या बोलते हैं 20 साल पुराना रिव्यू कोई वो उठा लाते, नहीं नहीं, इतना पुराना नहीं, 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हमने एक ये बनाया है कि अब हमारे शोध का उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है ना, उद्देश्य क्या क्या है। तो दोस्तों एक मैंने ये पिक्चर लगाई है, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस पिक्चर से ही समझ में आ जाएगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। पिक्चर लग जाए तो और अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये लिखना पड़ेगा, महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के कारणों की खोज करना, ठीक है ना। पहला कि महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसके क्या क्या कारण हैं, उनकी खोज करेंगे। महिला शोषण को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा व मूल्यांकन करना। अब सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं, जो जो कार्य किए हैं, जो जो नीतियां बनाई हैं, उसका मूल्यांकन भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे कि ठीक है भाई आज के टाइम में वो प्रासंगिक हैं कि नहीं है, ठीक है ना। लिंग समानता के लिए सुझाव देना कि भाई आप कुछ ऐसा सुझाव देना, आपका उद्देश्य कि जिससे क्या हो सके कि स्त्री पुरुष में जो है उसमें समानता स्थापित की जा सके। महिला उत्पीड़न व शोषण को समाप्त करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। अगर इस तरह की पिक्चर मिल जाए ना, तो ये पिक्चर अपने आप में काफी कुछ कह रही है, अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें जो है ना ये उद्देश्य, ये 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 6, इससे ज्यादा मत रखना, इससे ज्यादा कभी भी मत रखना, ठीक है, इससे, ठीक है। तो इससे 5-6 उद्देश्य बहुत होते हैं। अब रिसर्च क्वेश्चन, अब रिसर्च क्वेश्चन के लिए भी हमने देखो कि यहाँ पे ये बना रखा है, क्वेश्चन मार्क का ये बना रखा है, ठीक है ना। ये अगर ये आसानी से आपको मिल जाएगा, क्या समाज का प्रतिसत्तात्मक ढांचा आज भी महिला शोषण व घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है। मतलब प्रतिसत्तात्मक मतलब कि यहाँ पे जो पुरुष हैं उनको उनको प्राथमिकता दी जाती है किसी भी परिवार के अंदर में। तो इस तरह का जो ढांचा है, क्या वो अभी भी घरेलू हिंसा का कारण है, ठीक है। पहले हुआ करता था 20-30 साल पहले। तो एक बार इसकी जांच करना, इस ये अनुसंधान प्रश्न है।
क्या महिलाओं का अशिक्षित व जागरूक ना होना उनके शोषण का प्रमुख कारण है? अब भाई महिलाओं शिक्षित नहीं है, वो जागरूक नहीं है, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, ठीक है, उनके संग कुछ हिंसा की जाती है, तो वो चुप रह जाती हैं, बैठ जाती हैं, अपनी शिकायत नहीं करती। तो क्या ये भी एक कारण बनता है? क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं विरोध नहीं करेंगी, तो फिर दोबारा बार-बार पुरुष उनके संग वो कार्य करेंगे, वो बार-बार उनके संग हिंसा करेंगे। लेकिन एक बार अगर वो अपनी आवाज़ उठा देंगी और शिकायत कर देंगी, तो हो सकता है वो बाद में फिर दोबारा ये कार्य करने का प्रयास ना करें। क्या सरकार और न्यायपालिका के प्रयास घरेलू हिंसा को रोकने में सफल साबित हुए? ये देखो एक क्वेश्चन है। क्या वाक़ई में सरकार ने जो नीतियाँ लेके आई हैं, जो पॉलिसी लेके आई है, और न्यायपालिका जो जो क्या बोलते हैं, इस तरह के नियमों और इस तरह के केस देखती है, ठीक है? उसके पास, न्यायपालिका के पास कोई मामला जाता है घरेलू हिंसा से, तो क्या वो उनको रोकने में सफल हुई हैं? लेकिन आप देखेंगे तो न्यायपालिका में न्याय मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है? और काफ़ी जब एक महिला होती है, जब वो घर से बाहर निकलती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती है, ठीक है? तो इस दिशा में क्या है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक प्रश्न के रूप में किया है कि क्या सरकार और न्यायपालिका के प्रयास घरेलू हिंसा को रोकने में सफल साबित हुए हैं? ठीक है? ये हो गया हमारा अनुसंधान प्रश्न। अब चलेंगे कार्यप्रणाली और प्रणाली दृष्टिकोण, मेथोडोलॉजी कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी हम कौन-कौन सी लगाएँगे इसके अंदर? तो अनुसंधान की प्रकृति, भई ये तो मैंने अपना एज़ इट इज़ उतार लिया है, ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? या तो आपका परिणात्मक होगा या गुणात्मक होगा, ठीक है ना? गुणात्मक शोध होगा, जो भी होगा आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर दोनों है तो दोनों मेंशन कीजिए, ठीक है? अनुसंधान विधि कौन-सी? अनुभवजन्य विधि है, ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि है, तो ये यहाँ पे आप अनुसंधान विधि को मेंशन कर देंगे, ठीक है, बस यही लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि हाँ, मैं अनुसंधान विधि का प्रयोग करूँगा, ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम अनुभव के आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं, या तुलनात्मक विधि मैं इसके अंदर क्या बोलते हैं, महिला का डाटा, पुरुष का डाटा निकालूंगा, ग्रामीण क्षेत्र का डाटा निकालूंगा, शहरी क्षेत्र की महिलाओं का डाटा निकालूंगा और उसमें तुलनात्मक अध्ययन करूंगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है, तुलनात्मक। जब वो आपसे पूछेगा कि तुलनात्मक विधि में आप क्या करेंगे, तब आप डिफाइन करेंगे सर तुलनात्मक विधि का तात्पर्य ये होता है कि दो घटनाओं का आपस में तुलना करना। तो इसके अंदर सर मैं ग्रामीण महिलाओं की सिचुएशन, शहरी महिलाओं की सिचुएशन, अनपढ़ जो महिलाएं हैं, उनका उनकी तुलना शिक्षित महिलाओं के संग करूंगा। तो इस तरह से आप समझाएंगे कि भाई आप इस तुलनात्मक विधि का कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? अदरवाइज आप लिखेंगे नहीं, आपको बस इतना ही लिखना है, तुलनात्मक विधि या तुलनात्मक, बस, ठीक है? वो समझ जाएंगे। आंकड़ा एकत्रण कौन सा होगा? प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़े, ठीक है ना? तो इस तरह से प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों पे जो भी आप अगर इसमें अगर प्राथमिक कर रहे हैं तो सिर्फ प्राथमिक लिखें, और द्वितीयक कर रहे हैं तो द्वितीयक लिखें, अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों लिखेंगे, ठीक है? बस इतना ही लिखेंगे। अब क्या है प्राथमिक आंकड़ा एकत्रण? साक्षात्कार के माध्यम से करते हैं तो साक्षात्कार लिख लीजिए, अनुसूची लिख लीजिए, प्रश्नावली। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू करते हैं हम लोग, ठीक है ना? और डेप्थ नॉलेज पता करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है ना? इंटरव्यू इनसाइड क्या है इसके, वो पता करते हैं। अनुसूची के अंदर हम एक लिस्ट लेके जाते हैं और हम प्रश्न पूछते हैं, वो जो जवाब देते हैं हम उस अनुसूची उस लिस्ट के अंदर में चेक मार्क करके भर लेते हैं और अपने पास रख लें। और प्रश्नावली जो होती है हम डाक के जरिए, मेल के जरिए या किसी अन्य माध्यम से हम भेजते हैं, और वो जो होता है उत्तरदाता खुद ही भर के फिर हमें वापस करता है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है? प्राथमिक डाटा एकत्रण की ये तो विधि हो गई। उसके बाद कितनी इकाइयों का चयन किया जाएगा? 1000 का करना है, 500 का करना है, जितना भी करना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। किस रीति से करेंगे? स्वदेशीपूर्ण रीति है, ये आपका रैंडम सैंपलिंग है। किस रीति से आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? ये तो सैंपल हो गया, सैंपल का आकार हो गया 1000। आप किस रीति से करेंगे? आप रैंडम सैंपलिंग करेंगे या आप अपनी स्वदेशीपूर्ण रीति से करेंगे? कैसे करेंगे? आपको वो रीति लिखनी है और आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे स्वदेशीपूर्ण रीति है तो हम कहेंगे सर हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को सैंपल में लेंगे जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हों, ठीक है ना? कि जैसे कि हम क्या बोलते हैं, उन्हीं लोगों को सैंपल में लेंगे जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, ठीक है ना? उन्हीं उन्हीं को ही हम सैंपल बनाएँगे, ठीक है ना? ऐसी महिला को हम पकड़ लें जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना? जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना? या जो सिर्फ़ 13 वर्ष की है, ठीक है? ठीक है? तो वो उससे हमें एग्ज़ैक्ट अच्छा डाटा नहीं मिलेगा, तो हमें ऐसा वो पकड़ना पड़ेगा जो घरेलू हिंसा की शिकार है, ठीक है?
इस तरीके के निर्देशन, ये ऐसी विधि है, इसके अंदर हम अलग अलग सत्र बना के करते हैं। जैसे कि हम एक वर्ग बना लेंगे 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष, है ना, 25 वर्ष की महिलाओं को ले लेंगे। दूसरा ले लेंगे हम 25 से 35 वर्ष की महिलाओं का क्या मत है, 35 से 45, तो ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग स्तर बना लेंगे, अलग अलग सत्र बना लेंगे। ये सत्र एज के हिसाब से भी बन सकते हैं, ये एज के हिसाब से, है ना, आयु के हिसाब से भी बन सकता है, और किसके हिसाब से बन सकता है, ये बन सकता है आपका शिक्षा के हिसाब से भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम अलग अलग अगर आप सत्र बना रहे हैं अपने सैंपल में, तो ये भी आप मेंशन करेंगे। शोध का क्षेत्र कहाँ है, कहाँ पे शोध कर रहे हैं आप, दिल्ली में कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, वो भी आप लिख दीजिएगा। और फिर ये द्वितीयक आंकड़े एकत्रण पूर्व में शोध कार्य, ये आप लिख दोगे भाई द्वितीयक आंकड़े कहाँ से एकत्र करोगे, बस ऐसे बनाना है आप लोगों को पीपीटी। अब आपकी परिकल्पना क्या है, अब आपकी हाइपोथेसिस क्या है, कि आप क्या लगता है आपको, ठीक है ना, परिकल्पना हाइपोथेसिस आपको क्या लगता है कि भाई क्या है। तो नशा व, मैंने जैसे इसके अंदर बनाया है, नशा व मादक पदार्थों का सेवन घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है, ठीक है ना। तो कितने छोटे में हमने लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है कि जब आदमी नशा करता है, मादक वस्तुएं पीता है, तो वो घर पे जाता है, वो नशे में होता है, फिर घर नहीं, ये इतना नहीं लिखना है। मादक, नशा व मादक पदार्थों का सेवन घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है, ठीक है। महिलाओं में शिक्षा, अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, ठीक है ना, का अभाव, ये मिस हो गया, देखो, अभाव शोषण का प्रमुख कारण बनता है, ठीक है ना। तो ये है दूसरी परिकल्पना। समाज का प्रतिशतात्मक ढांचा महिला शोषण और उत्पीड़न को बढ़ावा देता है, ठीक है जी, बिल्कुल, क्योंकि हम तो लोग समझते हैं कि हम पुरुष ही हैं, हम पुरुष हैं, क्या बोलते हैं, परिवार हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगा, हमारी सोच, हम अपने विचार अपने महिलाओं के ऊपर थोपते हैं, तो ठीक है। न्यायपालिका द्वारा महिलाओं को न्याय मिलने में देरी के कारण भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही बात है। अगर न्यायपालिका तुरंत फटाफट दंडित करने लग जाए, तो फिर कहीं ना कहीं जो घरेलू हिंसा करने वाले आप पुरुष हैं, मर्द हैं, या जो समाज है, उनके अंदर ये डर बैठेगा, यार अगर किए तो फटाफट हम जेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे भी क्या होगा कि कुछ रोकथाम लग सकती है। पुरुषों का अशिक्षित होना, परिवारों की खराब आर्थिक स्थिति, परिवार का बड़ा आकार होना भी महिला हिंसा को बढ़ावा देता है। मतलब पुरुष अगर अशिक्षित है ना, पुरुष अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो सिचुएशन समझेगा, प्रॉब्लम समझेगा, और क्या करेगा, समझौता करेगा। लेकिन अगर पुरुष अशिक्षित है, गंवार है, तो वो क्या करेगा, आएगा घर के अंदर, महिला अपनी समस्या बताएगी, प्रॉब्लम बताएगी, और पुरुष उसको दे दनादन पिटाई करना चालू कर देगा। परिवारों की खराब आर्थिक स्थिति, अब घर में पैसे की कमी होती है, दिक्कत होती है, तो उस परिवार में अक्सर हो जाता है, घरेलू हिंसा हो जाती है, ठीक है। ये मेरी परिकल्पना है, बाद में चेक करेंगे, या तो H1 ट्रू होगा या H0, ठीक है ना। शून्य परिकल्पना, या फिर आपका वैकल्पिक परिकल्पना, है ना, परिकल्पना, कोई ना कोई तो इसमें से सिद्ध होगी, ठीक है ना। तो ये अगर ये सही हो गई तो ये गलत हो जाएगी, और ये सही हो गई तो फिर ये गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये सारी मेरी परिकल्पनाएं हैं। अनुसंधान का महत्व क्या क्या है भाई, आप यूजीसी ने वैसे ही बोल दिया है, यूजीसी ने, कि भाई आप शोध वही करना है जिसका क्या हो, महत्व हो, ठीक है ना। तो एक ये डायग्राम हमें देखो यहाँ पे मिल गया रिविलेंस का, ठीक है ना, कि भाई क्या प्रासंगिकता है। तो महिला शोषण व महिला हिंसा को समाप्त करके एक समता मूलक समाज, ऐसा समाज जो समान हो, जहाँ पे कोई ऊंच नीच ना हो, है ना, तो ऐसा समाज ज्यादा बढ़िया रहता है। जब तक समाज के अंदर असमानता रहेगी, तब तक समाज जो होगा वो अस्थिर होगा, अराजक होगा, और वहां पे आपका अपराध होते रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा समाज जहाँ पे सब समान है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हिंसा कम होती है, चाहे वो लिंग के संबंध में हो, चाहे वो जाति के संबंध में हो, चाहे वो आर्थिक संदर्भ में हो, ठीक है। कहीं पे भी आप देख लो, आपको ये चीज समाप्त करनी पड़ेगी। महिला को शिक्षित व जागरूक बनाना, ताकि वे अपने विरुद्ध होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकें, बिल्कुल सही बात है, इसका महत्व है ये। भाई आप जब शोध करोगे, कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, और उससे महिलाओं के अंदर आपको पता चलेगा, तो उस पर गवर्नमेंट काम करेगी, तो फायदा होगा। समाज में उत्पन्न लैंगिक विषमता को समाप्त करना, ठीक है भैया, लैंगिक विषमता की बात हो गई। देश के विकास में महिला संसाधन का पुरुष संसाधन के समान सदुपयोग करना, ताकि देश तेजी से विकास कर सके। अब महिलाओं को जो होता है, पुरुषों की तुलना में हीन समझा जाता है, ठीक है ना। उनको वेतन भी कम मिलता है, काम भी उनको पुरुषों वाले काम नहीं करने दिए जाते थे। पहले तो इनको नर्स बनाया कर, नर्स, और ज़्यादा ज़्यादा टीचर तक ही इनको
सीमित करके रखा गया, लेकिन नहीं, ये हर एक क्षेत्र में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है ना, कंधे से कंधा कंधा मिलाकर ये आगे बढ़ सकती हैं। और जब अगर अब हम 100 लोग हैं, ठीक है ना, 100 लोग हैं, यहाँ पे 50 कितनी है, फीमेल हैं, 50 फीमेल हैं और 50 कितने हैं, मेल हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 50 तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये आगे बढ़ गए तो हमारा देश 50% ही ग्रोथ करेगा, 50% ही ग्रोथ करेगा, आधा विकास होगा, ये क्या होगा, आधा विकास होगा। लेकिन अगर ये 50 महिलाएं भी अगर आगे बढ़ेंगी, है ना, तो क्या होगा, 100% ग्रोथ होगा, फिर 100% विकास होगा, ठीक है ना। तो हमें ये वाला विकास चाहिए, 100% वाला चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ये सब चीजें हैं जो, तो ठीक है ना, महिलाओं का जो है वो संसाधन के रूप में क्या होता है, दुरुपयोग हो रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनको नौकरी नहीं करने दिया जाता, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है ना। तो इससे क्या होता है, एक उनका दुरुपयोग हो रहा है वो, लेकिन हमें उनका सदुपयोग करना है। जैसे हम पुरुषों को समझते हैं, पुरुषों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, नौकरी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वैसे ही महिलाओं को भी सेम यही चीज देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिणाम क्या क्या निकलेगा, परिणाम, कुछ लोग परिणाम मांग लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, आप देख लेना, आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या गाइडलाइन जारी की है। नशा व मादक पदार्थों का सेवन घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है, ठीक है ना। तो मेरा ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये परिणाम निकलेगा कि भाई नशा और मादक पदार्थ है ना, ये घरेलू हिंसा का कारण है। जब भी आदमी नशा और मादक करके आता है, तब घर में घुसने के बाद ज्यादा हिंसा करता है, ठीक है ना, ज्यादा हिंसक हो जाता है। महिलाओं में शिक्षा, अधिकारों के प्रति जागरूकता शोषण का प्रमुख कारण है। अब जो महिलाएं अशिक्षित हैं, उनके अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तो वो भी शोषण का शिकार ज्यादा होती हैं। नहीं तो एक बार अगर घरवाली कह दे, ओए अगर तूने हाथ उठा दिया ना तो मैं तेरे पुलिस में फोन कर दूंगी, तो पुरुष की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसके ऊपर उसका शोषण कर सके या उसके साथ हिंसा कर सके। समाज का प्रतिसत्तात्मक ढांचा जो है वो भी महिला शोषण और उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। तो ये भी मेरा परिणाम है, जब मैं शोध करूंगा तो इस तरह का परिणाम निकलेगा कि भाई ये जो समाज का जो प्रतिसत्तात्मक ढांचा जो बना हुआ है ना, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। सरकार और न्यायपालिका के प्रयास महिला हिंसा को रोकने में अपेक्षाकृत कम सफल साबित हुए। मतलब ठीक है, साबित हुए, लेकिन हम जितनी उम्मीद कर रहे थे, जितना हम सोच रहे थे, उस हिसाब से ये काफी पीछे है, ठीक है, और भी काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देकर घरेलू हिंसा और महिला हिंसा को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा परिणाम निकलेगा, जो महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं शिक्षित हैं, जागरूक हैं, उनके संग क्या होता है, उनके संग हिंसा कम होती है, उनके संग हिंसा कम होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक परिणाम निकल सकता है कि भाई जब मैं डाटा कलेक्ट करूं तो मुझे पता चले कि जो महिलाएं शिक्षित हैं, जो जागरूक हैं, उनके संग हिंसा कम होती है, जो जागरूक नहीं है, जो अशिक्षित है, उनके संग हिंसा ज्यादा होती है। तो ऐसा परिणाम निकल सकता है इस दौरान, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया रेफरेंस, कि भाई रेफरेंस में आपको, ये रेफरेंस मैंने अपने यूज किए हैं, ठीक है ना, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं शोध से, लेकिन आपको रेफरेंस इसी स्टाइल में और इसी तरह से बनाने हैं, ठीक है। और कम से कम 10 से 15 रेफरेंस डाल देना आप, ठीक है ना, 10 से 15 रेफरेंस इसके अंदर डाल देना, ठीक है। रेफरेंस आपको एपीए में डालना है, कुमार कोमा संतोष डॉट ईयर आ जाएगा, फिर आपका ये पूरा का पूरा नाम होगा, जो भी होगा आपका टॉपिक या जो भी रिसर्च पेपर का नाम है वो होगा। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर वो डाल सकें, क्या बोलते हैं, आपका लिंक, तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, और अच्छी बात है, ठीक है। पहले, लेकिन पहले ये डालोगे, लिंक बाद में डालना, ये पहले डालना है आपको, ठीक है ना। नाम, ईयर, पुस्तक का नाम हो गया, पब्लिकेशंस हो गया, कहाँ पे पब्लिश हुई है ये, और फिर उसके बाद ये लिंक। तो इस तरह से दोस्तों हमको ये करना है। अब कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ना, क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो भाई प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो आएगा ना, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको, आपसे पूछेगा कि आपको इस टॉपिक का आइडिया कहाँ से आया, इस टॉपिक का आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से आया। तो आपको ये इसका जवाब देना होगा कि भाई आपको कैसे आया, क्या क्या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, क्या आप कोई जजमेंट में आपको ये आइडिया लगा, या आपके गाइड ने कहा, या आपका इंटरेस्ट एरिया है, कैसे है, या कोई इस तरह की घटना हुई आपके पड़ोस में, कहाँ से आपको ये आइडिया आया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपने रिव्यू लिटरेचर क्या क्या किया है,
रिव्यू लिटरेचर। तो आपने जो भी इसमें पीपीटी के अंदर में लिखा है ना, इसमें से ज़्यादा नहीं, 4-5 आपको रटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रटे होने चाहिए। जैसे ही आप 3 और 4 बोल देंगे ना, वो आपसे 5वां पूछेगा ही नहीं। 5वां आपसे पूछेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा कि इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, रिव्यू लिटरेचर अच्छे से कर रखा है। तो आपको 4 से 5 तो आपको याद होने चाहिए, वो भी लेटेस्ट वाले, ठीक है ना। कोई पुराना नहीं सुनाना है, कोई आप 30 साल पुराना नहीं, 5 साल पुराने होने चाहिए। उसके बाद वो कहेगा कि आपके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है आपके इसका रिसर्च का, ठीक है ना। रिसर्च तो आपको बताना है कि मेरा क्या उद्देश्य है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है सवाल कि आपका अनुसंधान प्रश्न क्या है, अनुसंधान मतलब शोध प्रश्न, प्रश्न क्या है, ठीक है, ये पूछ लेगा। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि चर क्या क्या है इसके अंदर, चर वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल्स क्या क्या है, ठीक है ना। एक तो डिपेंडेंट आपका, एक तो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें आप कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका एक प्रभाव पड़ता है, वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसके अंदर महिला शोषण के अंदर में शिक्षा, शिक्षा और जागरूकता, ये क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर हो जाएगा, चल ठीक है ना। और आपका क्या हो जाएगा, हिंसा, हिंसा का शिकार, ठीक है ना, हिंसा का शिकार, ये क्या हो जाएगा, ये आपका परतंत्र इंडिपेंडेंट चर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो ज्यादा शिक्षित होंगे उनके संग हिंसा कम होगा, ठीक है ना। ज्यादा शिक्षित, ज्यादा शिक्षित वो क्या होंगी, हिंसा का, हिंसा का शिकार कम, कम होंगे, ठीक है ना। और जो कम शिक्षित होंगी, शिक्षित, वो हिंसा का शिकार ज्यादा होंगी, हिंसा का शिकार ज्यादा होंगी। तो इस तरह से आपको ये वेरिएबल्स पहचानने आने चाहिए कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको चरों की पहचान होनी चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा चर है, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, अनुसंधान प्रश्न हो गया, इसका महत्व क्या है भैया, महत्व बता दो। महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महत्व क्या है, ठीक है ना। तो आपको महत्व पता होना चाहिए। एक और है आपको हाइपोथेसिस, परिकल्पना, कि आपकी परिकल्पना क्या है। आपको अगर वो, अगर आपको फेल करने के इरादे से आया है, फेल करने के इरादे से आया है, तो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई H1 क्या है, ठीक है ना, और H0 क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। शून्य परिकल्पना क्या है और वैकल्पिक परिकल्पना क्या है। तो H1 वैकल्पिक होती है, H0 आपकी शून्य परिकल्पना होती है। तो इस तरह से पूछ लेगा। या आपसे ये पूछ लेगा आप क्या जांचेंगे, आप इस शोध में क्या जांचेंगे, H1 जांचेंगे या H0, ठीक है ना। तो आपको याद रखना हमेशा H0 टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, H0 टेस्ट किया जाता है। अगर ये सत्य साबित हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स हो गई तो ये अपने आप ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप चेक करोगे H0 को, और H1 तो अपने आप ट्रू या फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। H0 की टेस्टिंग की जाती है, मतलब शून्य परिकल्पना को हमेशा जांचा जाता है। ये हो गया आपका। उसके बाद और आपसे क्या पूछेगा, फिर उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आता है। वो क्या है भैया, वो ये है कि भाई टूल्स क्या क्या हैं आपके, ठीक है ना, टूल्स। तो इस टूल्स से ना घबराना मत, ठीक है ना, टूल्स से मत घबराना। इसका मतलब ये है कि आप मैथोडोलॉजी कौन सी लगाओगे, है ना, मैथोडोलॉजी कौन सी होगी, आप कौन से मेथड से लगाओगे, कैसे लगाओगे, ठीक है। और पूछ लेगा डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, डाटा कैसे कैसे कलेक्ट करोगे। या ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई सैंपल कलेक्शन कैसे होगा, सैंपल कलेक्शन, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस इतना ही पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। इतना अगर आपने कर लिया
तो आपका नहीं रोक सकता वो, ठीक है ना, आपको नहीं रोक सकता। आपका आरडीसी नहीं रोकी जा सकती, आपका पीएचडी में सिलेक्शन नहीं रोका जा सकता, और आप जो कोर्स वर्क के दौरान जो कार्य करते हैं, अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कमोबेश सब में यही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर ये कर लिया तो आपके लिए राहें बहुत आसान हो गई, ठीक है ना। पीएचडी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे कोई भी आपको इतनी डिटेल में इतने अच्छे से नहीं बताएगा जितने अच्छे से मैंने आपको बताया कि आपको पीपीटी कैसे तैयार करनी है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे बताना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता हूँ पॉलिटिकल साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको करवाता हूँ, और पेपर 1 की भी तैयारी करवाता हूँ, ठीक है ना। पेपर 1 के मैंने रिसर्च के सारे करवा, नेट जेआरएफ, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, नेट जेआरएफ और पीजीटी, ठीक है ना, इसकी क्लासें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब करवाता रहता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस की जितनी मर्जी नॉलेज ले लीजिए, रिसर्च के बारे में ले लीजिए, और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना, और आपका कम्युनिकेशन, ये भी चालू होने वाला है। ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।